कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में आज समाअत है। राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग वाली अर्जी पर यह समाअत होगी। राहुल गांधी पर इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली की इस्मत दरी का निशाना बनने वाली कमसिन बच्ची की शिनाख्त जाहिर की थी। अर्जी में समाजी कारकुन मुकरंग सुरेश ने इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी ने मुतासरा के अहल खाना की तस्वीरें शेयर करके पॉक्सो एक्ट की खिलाफवर्जी की है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से कमसिन बच्ची के साथ खौफनाक वारदात पेश आई और उसके बाद जो है सियासी लीडरान अहल खाना से मुलाकात के लिए पहुंचे थे उनके घर, और वहीं राहुल गांधी भी मुलाकात के लिए गए थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की और इस हवाले से राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और उस पर आज समाअत होनी है। सुशील, राहुल गांधी पर इस पॉक्सो एक्ट की खिलाफवर्जी करने पर मुकदमा दर्ज हुआ और आज उस पर समाअत है। हेलो जी, बिल्कुल। देखिए, साफ तौर से दिल्ली कैंट में एक 9 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद उनके पेरेंट्स से राहुल गांधी मिलने गए थे। लेकिन मुलाकात के दौरान उन्होंने उनके जो माता पिता हैं उनकी तस्वीरें को शेयर किया। हालांकि ये पूरा जो मामला है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वायलेशन है और साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही मुनज़्ज़ा ये आदेश दिया था कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो ना तो उसकी तस्वीर और ना ही उनके पेरेंट्स की तस्वीर को शेयर किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के द्वारा ये उठाया गया कदम कहीं ना कहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वायलेशन है और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। आज चीफ जस्टिस की बेंच में मुनज़्ज़ा सुनवाई होने वाली है। इस अर्जी पर देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की क्या सुनवाई करता है। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि पीड़ित के परिवार का जो पहचान उजागर किया गया है राहुल गांधी के द्वारा, ये गलत है, लिहाजा राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। देखना बेहद अहम होगा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट अभी थोड़ी देर बाद इस मामले की सुनवाई करता है तो क्या कुछ अहम आदेश मुनज़्ज़ा जाहिर करता है और दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे कंसीडर करता है। जी सुशील, काफ़ी सेंसिटिव मामला, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं उनकी फ़ोटो शेयर करना इनसेंसिटिव है और ऐसे में मुकदमा दायर हुआ है, समाअत होगी। लेकिन इस तरह के मामले में किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है? जी देखिए, साफ तौर से अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वायलेशन होता भी है कहीं तो निश्चित रूप से उसमें आगे की कार्रवाई भी होती है। मामला दर्ज होगा जिसमें अगर इस मामले में FIR दर्ज होगा तो दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से पूछताछ के लिए समन जारी करेगी और ये पूछेगी कि अगर उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है तो क्यों उठाया है, जिस पर राहुल गांधी को जवाब भी देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही ये आदेश जारी करके ये कहा था कि जब 16 दिसंबर गैंगरेप का मामला हुआ था उस दौरान पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को लेकर ये एक बड़ा कदम उठाया गया था, जिसमें संशोधन करते हुए ये कहा गया था कि ना तो पीड़िता का नाम उजागर किया जाएगा, ना पीड़िता की पहचान उजागर की जाएगी और पीड़िता से जुड़े हुए जो परिवार हैं या जो इस मामले में जो प्राइम विटनेस हैं उनकी भी पहचान को उजागर करने से मना किया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी के द्वारा ये कदम उठाया गया है, निश्चित रूप से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वायलेशन है। ऐसे में अगर दिल्ली हाई कोर्ट को यह लगता है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया कदम निंदनीय है तो निश्चित रूप से दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में नोटिस भी जारी कर सकता है राहुल गांधी को और राहुल गांधी इस मामले में जवाब भी दाखिल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मामले में यह है कि किसी भी रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करना निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है और इस तरह से राहुल गांधी जो एक बड़े नेता हैं उनके द्वारा अगर इस तरह का कदम उठाया गया है तो तथाकथित ये गलत है और इसीलिए ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था राहुल गांधी से और उनसे उनका जवाब मांगा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अब मामला देश की सबसे बड़ी अगर बात करें कोर्ट में यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है तो निश्चित रूप से इस मामले में ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। क्योंकि आज इस पूरे मामले की पहली सुनवाई है तो देखना अहम होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को कैसे देखता है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करता है तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी को इस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। समाअत कब तक हो रही है?
जी सब अगर सुनवाई की बात करें तो 11:30 और 12 बजे के बीच में चीफ जस्टिस DN पटेल की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। देखना अहम होगा कि याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। चूंकि पहली सुनवाई है तो पहली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कोर्ट में क्या कुछ कहेंगे, लेकिन अभी तक का जो मामला है उस मामले में ऐसे मामलों में कोर्ट का जो रवैया है वो काफी सख्त रहा है। इससे पहले उन्नाव का जो केस था उस मामले में भी कोर्ट ने काफी फटकार लगाई थी कुछ लोगों को जिन्होंने पहचान उजागर की थी। तो देखना बेहद अहम होगा, काफी क्रूशियल हियरिंग होगी। लगभग 11:30 और 12 बजे के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। तो देखना सेंसिटिव भी है कि विक्टिम्स का इस तरह से आइडेंटिटी रिवील किया जाए, और वो भी राहुल गांधी, क्योंकि अक्सर जो है राइट जो लोगों के हैं उनको लेकर के बात करते रहते हैं, और अक्सर ही उनके बयान ऐसे आते हैं कि जो लोगों के हक में हो, इनसेंसिटिव ना हो, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने इस तरह से फोटो शेयर किए। तो ऐसे लगता भी है कि क्या ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है जहां पर पॉलिटिकल लीडर जो है सिर्फ विक्टिम से इसलिए मिलने जाते हैं ताकि वो फोटो शेयर कर सके। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज राज्यसभा में ओबीसी तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। राज्यसभा से बिल मंजूर होने के बाद सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद ये मुल्क भर में कानून के तौर पर नाफिज हो जाएगा। इस कानून से महाराष्ट्र समेत कई रियासतों को मकामी सतह पर ज़ातों को ओबीसी रिजर्वेशन की फहरिस्त में शामिल करने का मौका मिलेगा। वाज़ेह हो कि लोकसभा ने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ज़ातों की फहरिस्त तैयार करने के लिए रियासती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने वाली बिल की मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने 386 वोटों से बिल मंजूर किया है, जबकि इसके खिलाफ कोई वोट नहीं आया। आईन में 127वें तरमीम के लिए लाए गए बिल के तहत रियासतों को यह इख्तियार हासिल होगा कि वो अपने मुताबिक ओबीसी रिजर्वेशन की फहरिस्त तैयार करें। निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्नकाल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 307 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों तथा सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 22 वक्तव्य दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में 3 वक्तव्य भी दिए गए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1243 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल सभी मान्य साथियों का उनके योगदान की राज्यसभा की सभा को प्रदान की समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्रवाई संचालित से संबद्ध एजेंसियों को उनके दिए गए प्रदान सेवाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण अब वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी होगी। आगे बढ़ते मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि ओबीसी तरमीमी बिल निचले तबकों की तरक्की राह हमवार करेगा। मेरे हुजूर, ये खजूर नहीं है, ये उन पिछड़े कमज़ोर तबकों, वंचित तबकों के तरक्की का मजबूती के साथ एक अधिकार देने का जो है वो बिल है।
और खजूर तो जिनको आप जो आपको खिला रहे थे वो आपके हुजूर थे और आप उनकी जी हुजूरी कर रहे थे। अब आप खजूर बता रहे हैं। और इसमें सभी लोग हैं, इसमें धर्म जाति का छोड़िए आप, वैसे तो इसमें मुस्लिम समाज भी आता है, इसमें और समाज भी लोग आते हैं। जो भी पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको लाभ होता है और ये उनको प्रगति की धारा में पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों ने अभी तक देश में राज किया समय, वो इनको इग्नोर करते रहे। और अब जब उनके सशक्तिकरण के, उनके एम्पावरमेंट का काम होने की बात हो रही है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो ये स्वाभाविक है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय समेत 4 मुलजमीन को अदालती तहवील में भेजा गया है। वहीं 2 दीगर मुलजमीन को पुलिस रिमांड में रखा गया है। वाज़ेह हो कि कल अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया था। सीपी थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ था। पुलिस ने मुजाहिरीन को ताकत के जरिए मुंतशिर किया था। आपको बता दें कि 8 अगस्त को अश्विनी उपाध्याय के मुबैना भारत बचाओ आंदोलन में मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए गए थे, जिसके बाद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। वहीं ऑपोजिशन लीडर ने मुलजमीन के खिलाफ UAPA और NS के तहत कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख से जुड़े मामलों में CBI की अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत है। वाज़ेह हो कि महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ CBI ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा था कि हुकूमत मुतल्लिका दस्तावेजा देने में टाल मटोल कर रही है। इस हवाले से कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को नोटिस जारी किया था। इससे पहले भी अनिल देशमुख को हाई कोर्ट से झटका लग चुका है। CBI के जरिए अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का इल्जाम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII के सालाना इजलास 2021 से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से खिताब करेंगे। PMO की तरफ से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक इस मीटिंग का मौजू हिंदुस्तान के 75 साल है। हुकूमत और ताजिर एक खुद कफील हिंदुस्तान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। PMO की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक CII की सालाना मीटिंग आज और कल होगी। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके DNA को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको मुतासर कर सकती है कोरोना से? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पंजाब में जारी सियासी हलचल के दरमियान वज़ीर-ए-आला कैप्टन अमरिंदर सिंह आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि इससे कबल मंगल को अमरिंदर सिंह ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। कयास किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के एहतजाज पर तबादले ख्याल कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात को किस तरह से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मुनव्वज़ा, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह का दौरे का दूसरा दिन है और आज भी काफ़ी अहम मुलाकातें हो सकती हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। वहीं तकरीबन शाम को 6 बजे नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। बात करें जो पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर चर्चा संभव है। वहीं बात करें जो कोरोना की जो महामारी है उसको लेकर भी चर्चा संभव है। वहीं किसानों के मुद्दे ये भी वहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कई दिनों बाद नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। तो इसलिए पंजाब के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है।
इससे पहले आपको बता दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मनसुख मांडविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। जो कोरोना महामारी की स्थिति पंजाब में बनी हुई है उसको लेकर भी चर्चा संभव है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि मनसुख मांडविया से भी चर्चा की जा सकती है। इससे पहले अगर बात करें, कल की बात करें तो कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। वहीं बात करें तो देर शाम को अमित शाह गृह मंत्री से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात कर चुके हैं। तो ही बात करें आज की, तो आज भी कई राजनीतिक मुलाकात हो सकते हैं। फिलहाल अभी उनका शेड्यूल नहीं आया है, मगर 2 मुलाकातें, बात करें मनसुख मांडविया की और बात करें नरेंद्र मोदी जी, तो उनसे मुलाकात संभव है। तकरीबन शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी से कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात करेंगे और कई मुद्दे, पंजाब के जो मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर चर्चा संभव है। रवि, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहीं कई मुद्दों पर बात हो सकती है और किसानों के हवाले से भी बात हो सकती है, जिसकी नज़रें सब पर बनी रहेंगी। बेहद शुक्रिया रवि आपका। आगे बढ़ते हैं। अक़लियती स्कूलों का मुल्कीर जायजा लेने के बाद NCPCR यानी नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हुकूमत से सिफारिश की है कि मदरसों समेत ऐसे तमाम स्कूलों को राइट टू एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान मुहिम के तहत दायरे कार में लाया जाए। NCPCR ने इस तरह के स्कूलों में अक़लियती बरादरियों के तुलबा के लिए रिजर्वेशन की भी हिमायत की है, क्योंकि सर्वे में यह बात सामने आई है कि अक़लियती स्कूलों में गैर अक़लियती तुलबा का एक बड़ा हिस्सा तालीम हासिल कर रहा है। सर्वे के मुताबिक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में 74% तुलबा गैर अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। मजमूई तौर पर ऐसे स्कूलों में 62.50% तुलबा गैर अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। अक़लियती बरादरियों की तालीम पर आईन हिंद के आर्टिकल 21A के हवाले से आर्टिकल 15 की शर्त 5 के तहत छूट के असरात के उन्वान से रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल नहीं जाने वाले तुलबा की सबसे ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा तुलबा की तादाद मुस्लिम कम्युनिटी से है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज का सिलसिला जारी है। असेंबली सेशन दूसरे रोज भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के सबब यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम में तब्दीली की गई है। यूथ कांग्रेस ने पहले असेंबली का घेराव करने का फैसला किया था, अब CM हाउस का दोपहर में घेराव किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के एहतजाज में शामिल होने के लिए रियासत भर से यूथ कांग्रेस के लीडरान का भोपाल PCC पहुंचना शुरू हो गया है। भोपाल MLA आरिफ मसूद ने CM हाउस का घेराव करने के लिए यूथ कांग्रेस के लीडरान से बड़ी तादाद में पहुंचने की अपील की है। का घेराव करेंगे, हम सब जुड़ेंगे। एक एक साथी का दायित्व है कि वो जुड़कर मेहनत कर लगकर साथ जुड़े, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भोपाल आ रहा है जिसने कोरोना के करा रहे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी, अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर लगा रहा, रातों रात जागा है। उसने मुझे भी रातों रात फ़ोन करे, हिंदुस्तान के कोने में के गांव उसने फ़ोन करके लोगों की मदद कराई है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए लड़ा, उस ऐसे व्यक्ति का स्वागत करिए। हम सब लोग भोपाल में उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके नेतृत्व में होने वाले इस आंदोलन को मजबूत बनाइए। सब के सब निकलिए और बुलंद आवाज़ के साथ राहुल गांधी जिंदाबाद, जिस ताकत से राहुल गांधी देश की आवाज़ कर रहे हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश के नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उन्हें हक और इंसाफ दिलाने के लिए जो मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उसका सहयोग करिए। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में आज फिर इजाफा हुआ है। कल के मुकाबले आज कोरोना के केसेस में तकरीबन 10,000 के इजाफे के साथ 38,353 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 497 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। सेहतियाबी की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,000 से ज़्यादा अफराद ने कोरोना को मात दी है। साथ ही कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4 लाख से कम हो गए हैं। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम लगातार जारी है। अब तक मुल्क में 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और अब बात मुहर्रम की। मशरक़ैन है ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला-ए अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन।
गाजियाबाद के संजय नगर में मुहर्रम की शुरुआत के साथ मजलिस का इनेकाद किया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र इस मरतबा भी गाजियाबाद में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी आयद रहेगी, लेकिन मुहर्रम कमेटी के मुताबिक हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मजालिस का इनेकाद शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर अंजुमन कमेटी के मेंबर अफरोज़ मेहंदी ने बताया कि मुहर्रम अमन और इंसानियत का पैगाम देता है। मुहर्रम पैगाम देता है बशरियत को ज़िंदा रखने का। मुहर्रम पैगाम देता है, इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है जालिम के सामने मुकाबला करने का और मज़लूम का साथ देने का। ये और मुहर्रम ये कोई त्यौहार नहीं है बल्कि आज़ादारी है, जो गम है शहादत इमाम हुसैन पर शिया हज़रात मनाते हैं और ये यादगार शहादत इमाम हुसैन की है और इसमें हम गम मनाते हैं, मातम करते हैं और तारीख़ इस्लाम को दोहराते हैं ताकि कौम के दिल के अंदर जज्बा रह सके, जज्बा पैदा हो सके। और इस जज्बे के तहत हम इंसानियत को पैगाम देते हैं कि जालिम के मज़लूम का साथ दें और जालिम के मुकाबले में उठ खड़े हों। और इंसानियत को बचाने के लिए करबला में इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी पेश की है, जिसकी हम याद मनाते हैं। माह मुहर्रम में पेश आई करबला की जंग और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत तमाम इंसानों को बेदार करती है, जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का हौसला देती है। बेंगलुरु में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के मोहतमिम मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने इन ख्यालात का इजहार किया। बातिल अगर सर उठाए तो उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। जालिम अगर जुल्म करे और ख़ामोश रहना ये भी एक जुल्म ही है। अगर कोई जालिम अगर आगे बढ़कर जुल्म करता है तो आपके अंदर अगर हिम्मत है तो मुकाबला करें। करबला का पैगाम हमको यही बताता है कि यजीद पलीद ने, जो जालिम ने अहले बैत रसूल पर जो उसने जुल्म करने के लिए पूरी ताकत को लगा दिया था, सैयदना इमाम हुसैन और उनकी पूरी जो उनका घर था, सबको मालूम था कि बहुत बड़ी ताकत है, उससे टकराना सही नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन ने बता दिया कि अगर जालिम की कितनी भी बड़ी ताकत हो, आप उससे टकराना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।